सोशल साइंस निकालो। क्या नाम है सोशल साइंस? एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड एंड बियॉन्ड। वीडियोग्राफर वीडियो ऑन करिए। चलो कर दी। चलो दैट इज सर वो थोड़ा कैमरा ऊपर कर दो इतनी। अब वो जब लिखेंगे तभी दिखेगा, क्योंकि कैमरा जब एक बार चलो नाउ दैट इज हम ये देखेंगे कि रिसोर्सेस शुड बी, अगर हम किसी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप कहीं से कर रहे हैं तो सबसे पहला आप जो डेफिनेशन पढ़िए, किसी ने प्रोवर्ब लिखा हुआ है उसको पढ़िए। रिसोर्सेस किस प्रकार से निकाले जाने चाहिए। अगर हम कहीं से रिसोर्सेस की माइनिंग कर रहे हैं या क्वेरिंग कर रहे हैं या एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हमको जो प्राकृतिक संपदा है उसका निष्कर्षण किस प्रकार से करना चाहिए। द रिसोर्सेस शुड बी extracted in such a manner. Resources should be extracted in such a manner that it is economically बेनिफिशियल। इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होना चाहिए, यानी जो भी तुम कर रहे हो वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा क्या होना चाहिए कि एथिकल, एथिकल का मतलब है कल्चरली एक्सेप्टेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल। ऐसा नहीं हो कि अगर आपको पता चल गया कि हाथी की सूंड से तुम्हारा इलाज हो सकता है तो तुम सारे हाथियों की सूंड ही काट डालो। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब समझ रहे हो कि लोगों को उनका कल्चर को हार्म ना करे। किसी को पता चल गया कि गाय के कान में ये चीज़ होती है जो हमें फ़ायदा करती है, तो क्या गाय को मार डालोगे सारी। कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं। और इसके अलावा क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल या फिजिबल होना चाहिए। कैमरा क्लियर अभी ठीक कर रहे हैं। इकोनॉमिकली क्या होना चाहिए, फिजिबल, फिजिबल होना चाहिए। अगली चीज, ठीक है, अभी नीचे लिखेंगे तो सही हो जाएगा, ऊपर कर दिया हमने। थोड़ी देर में जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, बाकी उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। और अभी थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा। ऊपर ज़रा रोशनी ज़्यादा पड़ रही है, लॉक कर दो कैमरा, सही। अब देखो, कल्चरली एक्सेप्टेबल होगा, रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन ए सस्टेनेबल मैनर सो दैट इट लास्ट्स फॉर फ्यूचर। अगर तुमको आज बहुत सारे पेड़ दिए गए हैं तो क्या तुम्हारा फर्ज बनता है कि उनको काट के होली जला दो, जिससे आगे वो किसी के लिए बचे ही ना। अगर तुमको आज पेट्रोल मिला हुआ है तो क्या तुम्हारा फर्ज बनता है कि उन सब से तुम दुनिया की सैर कर डालो, जिससे कि कल की जनरेशन पेट्रोल ही ना देख पाए और कार में बैठ के खाना बनाए। सोचिए अब घर की तरह इस्तेमाल करें, ऐसा फिजिबल है। तो इसलिए तुमको पानी मिला है, मान लीजिए पोर्टेबल वाटर 2% है पूरी दुनिया में, तो क्या तुमको ऐसा चाहिए कि उस पोर्टेबल वाटर में स्विमिंग पूल बन के नहा लो और आगे के लोगों के लिए बोल दो कुछ नहीं है, जाओ अपने बच्चों के लिए बोलो पीने के लिए तरसे, ऐसा सही है? तो दैट इज, इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्सेज बहुत हैं अर्थ में,
ये नहीं कि आज हम बहुत डेवलप हो जाएं और रिसोर्सेस को खाली कर दें। हमको हमारे फोर फादर्स ने या प्रीवियस जनरेशन ने हैंड ओवर किया है, तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं है कि हम उन्हीं रिसोर्सेस को अपनी आगे की जनरेशन को हैंड ओवर करें? बिकॉज इट इज़ बेस्टोड टू अस बाई अवर मदर अर्थ। ये हमको हमारी माँ धरती के द्वारा वरदानित है। क्या ये हमारे हैं? It does not mean that we are rich, so we should purchase more resources, capture more resources and exploit them. उसका अंधाधुंध इस्तेमाल करें, and for others it is not. Resources should be distributed amartya equally to all, because resources pertains to all, so it should be distributed equally to all. तो resources निकालते समय और साथ में यूज़ करते समय हमें 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए जो मैंने अभी बताई। मैं पहले लिखाऊंगा तब आपसे पूछूंगा, ऐसे नहीं कि मैं सीधा आपसे पूछ ही लूँ कि वो अभी क्या बताए। तो दैट इज जो भी होना चाहिए। इसलिए पहला क्या है कि while using resources, ठीक है, इट शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। इसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। एक्सप्लॉइटेड का मतलब वेस्टेड या ओवर यूज्ड। इसे ओवर यूज नहीं करना चाहिए। इट शुड रिमेन इन नेचर फॉर फोर्थकमिंग जनरेशन। नेचर में ये जो आने वाली जनरेशन है, फॉर फोर्थकमिंग का आ रहा हो तो मतलब समझते हो क्या? आगामी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित होना चाहिए। फोर्थकमिंग जनरेशंस के लिए सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है। मनी एंड पावर can buy huge amount of resources, but resources are for all and it should be distributed equally among all. सही है? So, हाँ बोलो। Acceptable। अब देखो, तो resources are फॉर ऑल, ये हम सबको किसने दिए हैं? गिवन टू अस बाय अवर मदर अर्थ। मदर अर्थ ये हमारी माँ ने दिए हैं। इट इज फॉर ऑल, सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अस इक्वली। अब ऐसा हो सकता है कि एक को अच्छे तालाब का पानी पीने को मिले और एक को गंदे तालाब का पानी मिले। क्या तुम लोग तो छोटी जात के हो, तुमको नहीं मिलेगा? ऐसा पहले किया जाता था। क्या ये ठीक रहेगा शिवांश? जब भगवान धरती ने सबको पानी दिया तो सबको पानी मिलना चाहिए। एक अच्छे पानी में नहा रहा, दूसरे को पीने का नहीं मिल रहा। सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अस इक्वली। ठीक है। Resources are given by our forefathers, या previous generation handed over, so we should also hand it over to the next generation. Okay, दिव्यांशु, resources हमको resources are handed over to us। अगर उन्होंने सब निकाल के ख़त्म कर लिया होता तो क्या आज आपके पास किसी चीज रिसोर्सेज होते, पानी होता, कुछ होता? सो दीज आर हैंडेड ओवर टू अस बाय आवर प्रीवियस जनरेशन। सो वी शुड यूज इट इकोनॉमिकली, use it economically so that it lasts
लास्ट का मतलब है बचा रहता है, बचा रहना, फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर धरती के अंदर पानी बहुत है दृष्टि और पंजाब सरकार ने बिजली फ्री कर दी है, मान लो कहने बिजली फ्री है, तो क्या पंजाब वालों को धरती से पानी ट्यूबवेल से निकाल के अपने यहाँ धान उगाना शुरू कर देना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ तो पानी फ्री है, बिजली फ्री है, लगाओ ट्यूबवेल, रखो, पानी भर दो। लेकिन पंजाब वालों ने ऐसा नहीं किया और आज की हालत ये है कि पंजाब के नीचे पानी सूख गया है और वहाँ की ज़मीन में क्रैक्स पड़ गए हैं। अब क्रैक्स पड़ने के बाद अब वो पानी डालते भी है तो उन्हीं क्रैक से नीचे चला जाता है और कुछ नहीं होगा। तो बोलो उन्होंने रिसोर्सेज को ठीक से यूज़ नहीं किया तो क्या हुआ बताओ? क्या आज की जनरेशन सफ़र कर रही है? वो किसकी वजह से सफ़र कर रही है? क्योंकि उनकी पेरेंट्स की गलती थी। उनको मालूम होना चाहिए था कि रिसोर्सेज इकोनॉमिकली यूज़ करें। अब पानी रहा नहीं तो नीचे पानी होता है, नमी मिलती है जब मिट्टी को, और मिट्टी गीली बनी रहती है। पानी ख़त्म हो जाएगा तो तुम कुछ भी डालोगे, सूखी मिट्टी में रेत में पानी डालोगे तो क्या होगा बताओ? क्रैक्स पड़ गए, सब नीचे चला जाता, कुछ नहीं उगा पाते। कैलिफोर्निया की बात जानते हो, अमेरिका की, वहाँ पर एक साल में कितनी फसलें उगनी चाहिए बताओ? ज़्यादा से ज़्यादा 3। 2 महीने मिट्टी को आराम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? शाहजहां ने अपनी मुमताज़ महल, उसकी सबसे प्यारी वाइफ थी और वो उसकी 17वीं वाइफ थी, 17th वाइफ, तो सबसे प्यारी वाइफ थी, उससे 17 साल में 16 बच्चे पैदा कर लिए। क्या उसको उसने आराम दिया? और फिर जब 18वां बच्चा पैदा होने वाला था, 8 महीने का पेट में था, मतलब 17 साल में 17 ही बच्चे समझो। तो उसने कहा कि तुम मेरी बहुत प्यारी वाइफ हो और मैं जा रहा हूँ अहमदनगर किले में लड़ने और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो बोली मेरे पेट में तो 8 महीने का बच्चा है, मैं कैसे चलूँगी? नहीं, तुम मेरी प्यारी वाइफ। और फिर वो उसको ले गया वहाँ पर और घोड़े में बैठा के कड़बड़ 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 पहुँच गया अहमदाबाद। तब तक तो उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, 8th मंथ की प्रेगनेंसी थी। फिर वहाँ पर उसकी हालत बिगड़ी और उसका और उसके बच्चे का डेथ हो गया। तो शाहजहां ने वहाँ पर लड़ाई नहीं लड़ी और वो 1 महीने तक अपनी मुर्दा वाइफ के साथ एक कमरे में बैठा रहा और फिर उसके बाद वो काफ़ी रोया और निकलने के बाद उसने मुमताज़ महल की छोटी बहन से शादी की। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर मिट्टी को तुम आराम नहीं दोगे तो क्या मिट्टी में फिर से न्यूट्रिशन रिप्लेनिश हो पाएगा क्या? तो जैसे उसी तरीके से कैलिफोर्निया वालों ने, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, 1 साल में 5 फसल उगाई, होनी चाहिए 3, और उगा कितनी डाली? 5। खूब फर्टिलाइज़र डाला। फर्टिलाइज़र तुमको मालूम है, इस तरह के पाउडर्स होते हैं, मैन्योर्स नहीं होते हैं। फर्टिलाइज़र डाल के कितनी फसल उगाई बोलो? 5 फसल उगाई और उनकी मिट्टी का सब न्यूट्रिएंट्स वो लेते रहे तो मिट्टी हो गई इनफर्टाइल, बेजान हो गई, रेत बन गई। क्या बन गई? एक समय ऐसा था वहाँ 10-10 मंजिल की इमारतें थी, मल्टी फ्लोर बिल्डिंग। समझ में आ गया? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती हैं। और जब वो रेत बनी वहाँ की ज़मीन तो ऐसे गुबार उड़े, रेत के गुबार जानते हो, तो वो उड़े 10वीं मंजिल तक रेत पहुँच जाती थी। और उन लोगों ने फिर तो डर गए कि मरता क्या न करता, पूरा कैलिफोर्निया छोड़ दिया। आज कैलिफोर्निया घोस्ट टाउन कहलाता है। तो तुमको एग्जाम्पल पता चल रहे हैं कि अगर आप मिट्टी के साथ बुरा करोगे तो क्या होगा बताओ? ऐसा टाइम आ जाएगा कि अल्टीमेटली तुम सस्टेन ही नहीं कर पाओगे, वहाँ मिट्टी तुमको मार देगी। बोलो बात समझ में आ गई? एक पंजाब का आपको एग्जाम्पल दिया और एक किसका एग्जाम्पल दिया? एक एग्जाम्पल आपको मैंने दिया है मणिपुर का। मणिपुर की भी बात देखो। मणिपुर में लोगों ने कहा कि हम, वहाँ के सीएम ने कहा तुमको अभी भी जमाई आ रही, मैं बता रहा हूँ कि तुमको पढ़ना ठीक से पड़ेगा, या अभी भी आधे घंटे सो लो पीछे जाके। ऐसा क्या है? मम्मी तो कह रही है इसका किस मतलब, मुझे लगता है यहीं पे तुम सो रहे हो। कहाँ पे दिक्कत आ रही है? ये चीज़ समझ में नहीं आ रही क्या तुमको? ये जो मैं बता रहा हूँ कैलिफोर्निया को तुम कालो समझ रहे हो, कालो गालो, ठीक है? तो अब दूसरी चीज़, तीसरी, अभी सब मैं तुमसे पूछूंगा सारे पॉइंट्स।
तो तब देखता हूँ क्या बता पाते हो, लेते रहो जमाई तुम। ठीक है। तीसरी चीज देखिए, मणिपुर के सीएम ने कहा मैं तुम लोगों को फर्टिलाइजर नहीं यूज करने दूंगा, मैन्योर यूज करो। क्या यूज करो? मैन्योर यूज करो। फर्टिलाइजर में कई गुना फसल होती है और मैन्योर में कैसी फसल होगी? कम, क्योंकि मैन्योर में उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। वो मिट्टी मैंने दिखाई थी, क्या उसमें उतने न्यूट्रिएंट्स होंगे? उन्होंने कहा गोबर की खाद यूज करो, बायोगैस बनाओ, उसको घर में यूज करो, मैन्योर का ही यूज होगा मणिपुर में। शुरू में इतनी कम खेती हो गई कि लोग जो है सब्सिस्टेंस क्राइसिस पे आ गए, बस खाने पीने तक का ही रहा, क्योंकि मिट्टी को फर्टिलाइजर मिलता रहा सालों से, और अब तो मैन्योर पे आ गए हो। लेकिन 3 साल बाद मणिपुर का हाल ये हुआ कि वहाँ जो भी उगता था उसको दुबई के लोग और यूनाइटेड अरब अमीरात के लोग कहते थे कितना पैसा मांगते हो उस सेब का, 1000 रुपए का एक सेब दोगे, लाओ। आज मणिपुर की फसल ऐसी है कि दुनिया खरीदती है, तुमको मिल ही नहीं पाएगा मणिपुर का खाना। अमीर हो गए 3 साल में देखते देखते। इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वहाँ पर फसल से पहले एडवांस दे दिया जाता है किसानों को, तुम ये फसल मुझे ही दोगे, बोली लगाओ कितने में देते हो। अब आप समझ जाइए, और वो लोग कितने गरीब थे, आज मणिपुर का हर किसान करोड़पति। तुम समझ गए ना बात को, कि कितनी कीमत होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग का डाली। ये सब मैं तुम्हारी बुक से ही बता रहा हूँ, पढ़वा बाद में दूंगा। कोई भी चीज़ बाहर की नहीं। पंजाब का केस भी इससे बताया, मणिपुर का भी केस। जिसने पढ़ा होगा उसको मालूम होगा। अगर दिव्यांशु ने पढ़ा होगा तो इनके चेहरे की मुस्कुराहट बताती है कि ये हर चीज़ पढ़ चुके हैं, तब ये ऐसे जमाई नहीं ले रहे हैं। रात भर इन्होंने पढ़ाई की है इस चैप्टर की, आज ये पूरी तैयारी के साथ हैं। हर एक चीज़ के पीछे कारण है। हम लोग सिर्फ इनकी जमाई देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे इनकी रात की मेहनत नहीं देख रहे। चलो, नाउ रिसोर्सेज शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। हमें उसका वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। दीज आर वेरी प्रेशियस, बिकॉज जल ही जीवन है। ये कहा गया है कि नहीं, जल ही कल है। तो क्या कहा था महात्मा गांधी ने कि रिसोर्सेज इज सफिशिएंट फॉर ऑल नीड बट नॉट फॉर वंस ग्रीड। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? सबकी आवश्यकता के लिए धरती पर रिसोर्सेज हैं, लेकिन एक लालची व्यक्ति की लालच को पूरा करने में धरती के रिसोर्सेज कम पड़ रहा है। एक लालची व्यक्ति आ जाए अलेक्जेंडर सिकंदर की तरह, भाई मुझे पूरी दुनिया जीतनी है, सबको लेना है, लूटना है, तो क्या उसकी ग्रीड को पूरा कर पाएगी धरती? तो रिसोर्सेज आर ऑल फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट सफिशिएंट फॉर वंस ग्रीड। रिपीट करो। Resources should be not sufficient for all. इससे पता चलता है रात में पढ़ के क्यों नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि वो जो पढ़ाई है वो स्पूनिंग कर रही जीभ की, जीभ लपलपा रही है, बोल ही नहीं पा रहे हैं। ये चीज बताती है कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट। रिसोर्सेस आर सफिशिएंट फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट सफिशिएंट फॉर वंस ग्रीड। देखो इस चीज को, हु सेड दिस प्रोवर्ब? तो लिखो, महात्मा गांधी said that resources are sufficient for everybody's need. But insufficient for one's greed. अनन्या, आप ऑनलाइन हैं? यस सर। तो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ऑनलाइन में, तो आप बताती ही नहीं है। पिछले 2 बार मैं ट्राई कर चुका हूँ, कहीं चली जाती क्या बीच में? चलो, अब पूछूंगा तो बताइएगा, ठीक है। इट इज, हमें ऐसा करना चाहिए। अब जरा देखो कि व्हाट डज इट मीन बाय
renewable resources. If we use resources in limited manner, for example river water, अगर रिवर वाटर को तुम यूज करो, ठीक है, देन आफ्टर सम टाइम इट इज अगेन रिप्लेनिश्ड बाय नेचर. क्या उस रिवर में फिर से पानी नहीं भर जाएगा? क्या फिर से अगर एक बार पहाड़ों पे बर्फबारी हुई तो वही पिघल के आई तो फिर भर जाएगा? तो अब ऐसा मतलब है कि दोज रिसोर्सेज विच आर रिप्लेनिश्ड टाइम टू टाइम, तुम इसी धरती पर अगर हिसाब से फसल उगाओ 3 फसल, तो तुम 500 सालों, 1000 साल, 5000 सालों, 5 लाख साल से फसल उग रही. तो लेकिन थोड़ा इसको आराम भी तो देना पड़ेगा, धरती के तरह नहीं कि ऐसा तो नहीं करना पड़ा शाहजहां की तरह कि 17-18 बच्चे पैदा कर लिए और मार ही डाला वाइफ को, और फिर उसके बाद उनके नाम का क्या कर दिया, ताजमहल बनवा दिया. ऐसा नहीं करना चाहिए. करना चाहिए. तो इसलिए इफ रिसोर्सेज आर यूज्ड इन लिमिटेड मैनर देन इट विल बी रिप्लेनिश्ड. रिप्लेनिश्ड का क्या मतलब है कि फिर से धरती पर आ जाएगी. अगर रिवर का पानी खत्म हो गया तो क्या वो रिवर नहीं रही, और सॉइल की अगर फर्टिलिटी खत्म हुई 2 महीने में फिर रिकवर कर लेगी. सही है. लिमिटेड मैनर देन इट विल बी replenished, her ship will be replenished. replenished का मतलब फिर से आ जाना, again and again, again and again. जैसे तुम्हारा पेन पूरा खत्म हो जाता है तो पापा नया पेन खरीद देते हैं कि नहीं? हर एक तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर देते हैं, तो replenishment होता है again and again. ठीक है. such resources are called renewable by nature. ऐसा कौन करता है? नेचर करता है. such resources are called renewable resource. अगर तुम सोचो अमेज़न के जंगलों में बहुत लकड़ी है, सारी काट के होली जला लें इस बार, तो उसके बाद फिर इंतजार करो 60-70 साल का. तो इस तरीके से नहीं करना है. मतलब अगर आप जितने डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं उतना एफॉरेस्टेशन करें, उतने नए पेड़ भी तो लगाने चाहिए. अच्छा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? उसके पहले लिखो फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स का क्या मतलब है? फॉसिल फ्यूल्स का मतलब है जो जमीन के अंदर बहुत सारी चीजें दबी रह गई हैं, तो वो अब क्या होता है, मान लीजिए दबी रह गई हैं तो जमीन में वो डिकम्पोज नहीं हो पाती और बाद में, ठीक है, इस तरीके से ये देखो, ये एमोनाइट है, ये 5 लाख साल पुराना है. लोग इसका लॉकेट पहनते हैं यूज करके, ठीक है. और ये देखो पीछे का, उसको उठाना नहीं है, बहुत नाजुक है फॉसिल, लेकिन इसमें आपको डिप्रेशंस दिख रहे हैं किसी एक इस तरीके के लेजर्ड के. तो वो डिप्रेशन, इस तरीके के डायनासोर्स ये जमे रह जाते हैं ज़मीन में. और फिर ये चीज़ें मिट्टी के ऊपर है, तो उसके डिप्रेशन को बहुत केयरफुली निकाला गया. ये अमोनाइट है, ये तो बहुत पुराना है, 5-5 लाख साल. और इसको भी देखो, महंगा जितना भी होगा 4000 का होगा. ये देखो ये मिट्टी, हाँ, उसी को लोग लॉकेट पहनते हैं. ये देखो डिप्रेशन, ये फॉसिल्स होते हैं. द डिप्रेशंस ऑफ 5000 ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर बैक जो होते हैं डिप्रेशन. ये देख रहे हो ना डिप्रेशन किसी के, तो डिप्रेशंस आर कॉल्ड फॉसिल्स. और यही अनडिकम्पोज रह जाते हैं, तो इसमें तेल बन जाता है. जैसे हमारा शरीर मड में, कीचड़ में गाड़ दिया जाए और फिर उसको वो क्या, उसको हवा पानी मिलेगा क्या, उसको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर पाएंगे, तो वो बदबूदार तेल बन जाएगा. उसको कहते हैं गाढ़ा क्रूड ऑयल. कभी देखा काला काला तेल निकलता है सऊदी अरब में, तो वही चीज़ है ये एमोनाइट. ठीक है.
और ये भी एक तरीके का डिप्रेशन है जो कई हजार साल पहले कुछ रहता होगा, उसका डिप्रेशन। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आपको? ये केयरफुली इस तरीके से निकाला गया। फॉसिल इसे क्या कहते हैं? इससे फ्यूल बन जाए उसको क्या कहते हैं? वो डिप्रेशन ही किसी जानवर का। हाँ, इस टाइप से होगा तो उसके चेहरे से जो लग रहा है कुछ भी है तो उसका डिप्रेशन नहीं, बहुत ही केयरफुली। अब ये देखो, यानी फॉसिल का तुम्हें समझ में आ गया कि जमीन के अंदर ऐसी ऐसी चीजें दबी रह जाती हैं कि ये करीब 4 लाख साल पुरानी चींटी है। कितनी बड़ी बड़ी चींटियां होती हैं, लेकिन ये दबी रह गई तो उसके डिप्रेशंस हैं, यही ईंधन में बदल जाते हैं। अब इतनी बड़ी चींटी होगी ये वाली, देखो अंदर तक चींटी है, इतनी मोटी चींटी। दिखा? सारे लोग कुछ उसके लाइक पैर हो पे, सकते ये देखो, जैसा में देखो ऐसे, ये देखो। और एमोनाइट्स अभी दिखाया, ये सब वही एमोनाइट्स, एक अभी दिखा रहा था ना एमोनाइट्स, ये इसमें भी अंदर तक देखो कितनी मोटी। ये देखो ना डिप्रेशन, देखो चींटी अंदर तक है पूरा, दिख रही है? हाँ, चींटी है, देखो पुरानी। ऐसे कप में चाय पीने से बहुत बीमारियां दूर होती हैं। चाय, दूध, गर्म पानी पीने से, ठीक है? ये चीज है, क्योंकि इन सब में बहुत इम्यून सिस्टम था, ये ओल्ड प्राणी, तो उनके सब हमको मिलते हैं। समझ में आ गई ना फॉसिल? सो 300 मिलियन ईयर्स है वो। कब की बात की जा रही बताओ? कैसे समझो इस चीज को? फॉसिल फ्यूल का मतलब समझो, ये धरती है और धरती में क्या ऐसी जगह कोई होगी जहां पे बहुत डिप्रेशन होगा? ये बताओ, डिप्रेशन होगा। और बहुत, तो डिप्रेशन में यहाँ बहुत बहुत बड़े पेड़ उगे थे और बहुत बड़े एस्टेरॉइड में आके, ये मार्शी लैंड था। मार्शी का मतलब तुम क्या समझते हो? बताओ, दलदली एरिया, वहाँ घने पेड़ उगते हैं। मार्शी लैंड समझते हो? जहाँ दलदल होता है वहाँ कैसे पेड़ उगते हैं? और सम एस्टेरॉइड फ्रॉम, तुमको मालूम है कि हमारे और मंगल ग्रह के बीच में, दैट इज मार्स के बीच में बहुत बड़ी बेल्ट एस्टेरॉइड को टकराते रहते हैं। एक एस्टेरॉइड 300 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ टकरा गया, तो टकरा गया तो क्या सारे ये पेड़ यहाँ की मिट्टी से दब गए? सॉइल से दब गए, क्योंकि पेड़ गिर गए, उनके ऊपर मिट्टी गिरी, और वो जो दब गए तो वो हीट और प्रेशर की वजह से 300 मिलियन ईयर्स में किस में कन्वर्ट हो गए? बोलो। ये सही बता रहा है, सिर्फ इसी ने कोल बताया कि कोयला बन गया। दैट इज पेड़ के दबने से क्या बना, जैसा शिवांश ने बताया। फिर से समझो, ये हमारा सी है और ये धरती है, यहाँ पेड़ है। तो मुझे बताओ, इसमें बहुत बड़े बड़े व्हेल हैं ये, तो ये जब मरेंगे तो ये कहाँ गिरेंगे जाके? बोलो, क्या सी बेड पे गिरेंगे? ये सब यहीं इकट्ठा होते जाएंगे कि नहीं इकट्ठा होते जाएंगे? और कहीं तो नहीं जाएंगे, क्योंकि सी के अंदर डिप्रेशन भी होंगे। तो ये जब यहाँ इकट्ठा होते जाएंगे, अब इकट्ठा क्या सिर्फ यही होंगे कि इनके ऊपर मिट्टी भी जमती जाएगी? मिट्टी भी जमती जाएगी। तो ये इकट्ठा हुए और मिट्टी जम गई, क्या ये पता लगाना आसान होगा कि मिट्टी जमी होगी तो तुमको पता चल पाएगा कि ये तेल भरा है? If once it is covered with soil, then they will not be decomposed by bacteria. क्या इनको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर पाएगा? जब इनको बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर पाएगा तो ये गलेंगे, सड़ेंगे, लेकिन तेल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? क्रूड ऑयल। ये काला कच्चा बदबूदार तेल जब ये अरब देशों में निकलता है तो लोग नाक पे क्लिप लगा लेते हैं, इतना गाढ़ा तेल होता है। क्रूड ऑयल समझ में आ गया ना आपको? सो क्रूड ऑयल इट इज वेरी स्टिकी, और उसी से हम पेट्रोल बना लेते हैं, डीजल बना लेते हैं, वैक्स बना लेते हैं, वैसलीन बना लेते हैं, सब कुछ बना लेते हैं। मीथेन गैस बना लेते हैं, जो हमारे यहाँ एलपीजी है वो बना लेते हैं, नेफ्था बना लेते हैं जिससे हमारी प्लास्टिक की कुर्सियाँ बनती हैं। सब कुछ तो क्रूड ऑयल से ही बनता है।
इधर आइए। सर हाँ सर जब मतलब जो पेट्रोलियम निकलता है वो तो फिर उस टाइम तो वो तो गर्म रहता है, तो फिर पेट्रोल ठंडा क्यों रहता है? ये सब अभी हम देखेंगे। अभी स्वरित होता है यहाँ पे, तो तुमको इस चीज़ का जवाब दे देता। आप स्वरित है नहीं तो मुझे ही जवाब देना पड़ेगा। ये देखो, जमीन के अंदर, यानी अगर हमको पेट्रोल निकालना है, पेट्रोलियम, तो वो कहाँ से निकालना पड़ेगा? सी बेड्स, ठीक है। या उसके अलावा सी कभी सूख गया हो और उसके ऊपर रेत आ गई हो, जैसे अरब देश है, उसमें सी था पहले और अब वो सूख गया, तो वो लोग वहीं खोद खोद के निकालते हैं। वो गलती से जमीन पे फावड़ा चलाते हैं, तेल भर भरा के निकल आता है। ऐसा तो अगर 10 रुपए की पानी की बोतल है तो वहाँ 6 रुपए का तेल का बोतल है। हमारे यहाँ 120 रुपए, वहाँ तेल ऐसे ही है जमीन। ये देखो, दैट इज, अब आप लोग देखो, क्रूड ऑयल देखो, सर क्रूड ऑयल देखिए, पहले देख लो फिर थोड़ा सा तो आपको क्वेश्चनों का उत्तर देंगे। ये ऐसे कर लिया और लोग इन्होंने इतने में ही तेल निकाल दिया। ये देख रहे हो, ये इतना बदबूदार है कि इट इज सो फाउल इसमें, और इसको जला दिया। सर लाइट का रिफ्लेक्शन आ गया। वो ठीक है, समझ में आ गई ना बात आपको, क्रूड ऑयल क्या होता है? तो दोनों चीज लिखो। That is the dead remains of remote past animals। अभी दिखाया कि नहीं? उनके ये remains हैं, are called fossil। They got remain undecomposed and now get converted into fossil fuels। वो dead remains तो fossil है, लेकिन क्या बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज कर पाए? तो they remain undecomposed and now get converted into fossil fuel। सही है, लिखो इस चीज को। That dead remains लिखो। अगर तुम्हें हिंदी में तो सभी को पता है, जीवाश्म ईंधन, यानी जो जीव के अंश है उसको जीवाश्म कहते हैं, ईंधन। सही है, तो लिखो डेड रिमेन्स ऑफ रिमोट पास्ट एनिमल्स। रिमोट का मतलब तुम अब उनको जानते भी नहीं हो, वो कई लाख साल, मैं 300 बिलियन ईयर्स पहले की बात कर रहा हूँ, तुम जानते हो क्या उनको? रिमोट पास्ट, एक रिसेंट पास्ट होता है और एक रिमोट पास्ट होता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लांट्स भी देखो, मैंने ये बताया ना, मार्शी लैंड, ये कौन सी लैंड थी? मार्शी लैंड। अच्छा ये क्या है बोलो दिव्यांशु? एस्टेरॉइड, ठीक है। तो एस्टेरॉइड टकराया होगा और भूकंप आ गया होगा, सारी मिट्टी से इनको दबा दिया होगा। सो एनिमल्स एंड प्लांट्स विच गॉड बरीड अंडरग्राउंड are called fossil। ठीक है, it had occurred, and now these remain undecomposed। क्या इनको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर पाए? undecomposed and converted into, दृष्टि सेंटेंस पूरा करो। यस, फॉसिल फ्यूल। अब ये फ्यूल बन गए। सही है। हाउ कोल्स आर फॉर्म, हाउ कोल्स आर फॉर्म। सही तरीके से दिख रहा है तुमको? बोलो, कोल्स कैसे बने? अनन्या क्लियरली दिख रहा है?
ठीक है। नाउ पोल कैसे बने? ब्लर दिख रहा है थोड़ा। थोड़ा ब्लर दिख रहा है, क्यों ब्लर दिख रहा है? अब उससे तुम बाद में देखना, मैं तो पूरा ही इसको क्लीन कर लिया। ठीक है, जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको सुनो, और ज़्यादा तो नहीं किया जा सकता। सर क्लियर हो गया। हो गया। नाउ कोल्स, हाउ कोल्स आर फॉर्म। देखो अब कल मैं अच्छे से इसको साफ करके लाऊंगा। हाउ कोल्स आर फॉर्म, दैट इज 300 मिलियंस ऑफ ईयर। मैं देख लेता हूँ मिलियन के मिलियन। ये अंदर 300 millions of years ago, some trees are got buried. About 300 million years ago, ठीक है, during the Carboniferous. Carboniferous period, large forests were Carbonification. buried and they formed most of the world's coal. Because Million the है। trees didn't rot after they died, this 300 million of years ago. There were depressions. कहाँ डिप्रेशंस थे बोलो? ऑन अर्थ। डिप्रेशन का मतलब अमरत्य तुम समझती हो क्यों? क्या डिप्रेशन समझ लेना, नीचे जमीन में गड्ढे थे, ठीक है। एंड इट वाज मार्शी लैंड, जमीन में गड्ढे होना, बहुत बड़े बड़े कई कई किलोमीटर, उसमें पेड़ उगे हैं। ऐसे ऊपर होगा पेड़ तो क्या उसको मिट्टी ढक पाएगी? कभी गड्ढे में होगा तभी तो ढक पाएगी, सही है कि नहीं? सो डिप्रेशन ऑन अर्थ, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? गड्ढे, गड्ढे थे, ठीक है। इट वॉज मार्शी लैंड। मार्शी का मैं आरफ क्या मतलब है? दलदली जमीन थी, दलदल था, मार्शी लैंड, ठीक है। एंड हैज डेंस फॉरेस्ट। ऐसा नहीं था कि थोड़े बहुत फॉरेस्ट नहीं थे, इतने ज़्यादा फॉरेस्ट थे कि डायनासोर उतरने से डरते थे, कहते थे गड्ढे में गए तो गिर ना जाए, कहीं निकल ही ना पाए। तो खूब सारे पेड़ थे और डायनासोर खाते भी नहीं थे वो, सही है। नाउ ड्यू टू एस्टेरॉइड हिट, जैसा कि दिव्यांशु ने बताया, एस्टेरॉइड हिट, it is covered with, इससे कवर हो गया, soil and got buried। हाँ बोलो बेटा। वो it was के बाद It was marshy land, marsh, ठीक है, दलदली जमीन थी, covered with soil, and जो forest थे वो क्या हो गए बोलिए? Got buried, अंडरग्राउंड, फिर बरीड मतलब दबना। दब गए, जमीन में दफन हो गए, दफन होना। ड्यू टू हीट एंड प्रेशर दीज आर कन्वर्टेड इनटू कोल। ये किस में कन्वर्ट हो गए? ड्यू टू हीट एंड प्रेशर these are converted into food, ठीक है। now the resources which are formed are in millions of years, if we consume them, can they will be found in next 30 to 40 years। बोलो रविंद्र, हाँ या नहीं बोलो? लो एक बन जाए, दिमाग ही नहीं लगा। कह रहा है 300 लाख सालों में बने, अगर मैं उसे ख़त्म कर दूं तो 30 साल में बन जाएगा, इतना दिमाग लगा। 8वें का लड़का, ऐसा तो लड़का है। किस पिछले कौन से स्कूल में पढ़ गया है? 30 साल में बन जाएगा, अगर 300 लाख साल में बना है, बन जाएगा। यस तो बोले थे अभी, ठीक है। या तो जमाई ले लो, जमाई राजा बनना चाहते हो अभी से, ठीक है बन जाओ, बहुत पैसा मिलता है जमाई राजा बन। तो दीज आर कन्वर्टेड, इफ
समझ में आई बात? इफ दिस फ्यूल इज कंज्यूम्ड देन इट कैन नॉट बी फाउंड, ठीक है, विद इन ए फाइनाइट पीरियड। का तुम्हारे जीते जी फिर से बन जाएगा, पेड़ तो उगाएंगे लेकिन ये हो पाएगा। सो इसलिए ये रिन्यूएबल रिसोर्स है कि नॉन रिन्यूएबल? सो इफ इट इज मेड इन मिलियंस ऑफ ईयर्स, इट इज मेड, हम रविंद्र को तेज समझते थे, इन मिलियन ऑफ ईयर्स, इफ वी एक्सप्लॉइट देम, अगर मैं इनका गलत तरीके से यूज करूं, एक्सप्लॉइट देम एंड, ठीक है, कंज्यूम देम। मान लो कि जो यहाँ की भजनलाल सरकार है, कहेगा देखो तुम सब लोग, अब यहाँ किनारे पे मैं लकड़ी के अलाव जला दूंगा, कोयले, सबको सड़क के किनारे गर्मी लगेगी, हर सड़क पे कोयला जलेगा, खूब आराम से शर्ट पैंट में घूमो सर्दियों, और फिर सारा कोयला खत्म कर दे, तो क्या फिर से बन जाएगा 40 साल? इसको एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। सड़कों के किनारे कोयला जला, जाओ गर्मी आ गई, then it will not be found in near future. Near future में बन पाएगा? बोलो, हाँ बोलो अमरत्या। If we exploit them, हैं? It is made in millions of years. हाँ। फॉसिल फ्यूल मतलब जो कोल है उसको बनने के लिए एक अलग सॉइल चाहिए या फिर हर सॉइल के नीचे? कोई भी सॉइल, पेड़ दब गए तो हीट एंड प्रेशर की वजह से वो कोल बन गया। मतलब ये रोड के नीचे हमको कोल मिलेगा? हैं? रोड के नीचे कोल मिलेगा? अगर ये मार्शी लैंड होगी तो, अगर गड्ढा हुआ होगा और वो दलदल की जमीन थी और वहाँ घने जंगल होंगे, और वो किसी एस्टेरॉइड के टकराने से सारे पहाड़ हिले, और हिलने के बाद टूट टूट के चले इधर उधर और उसी से दब गए, जमीन हिल जाती ना पूरी धरती। एस्टेरॉइड का टकराना तुम मजाक बात समझती हो, और बड़े बड़े पहाड़ हैं इसके बगल, तो बोलो उन पहाड़ों की मिट्टी क्या होगी? बोलो, क्या वो इसमें से सेटल होके हिल डुल के इसी में नहीं गिर जाएगी? जमीन गहरी होनी चाहिए, दलदली होनी चाहिए, वहाँ घने जंगल होने चाहिए, डायनासोर उन जंगलों को ना खा पाए, और फिर एस्टेरॉइड टकराए और सब सेटल हो। तब भी बन जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम 300 मिलियन ईयर्स के बाद जब तुम्हारा रीइंकार्नेशन होगा, हो सकता है तुम्हारा वो 1,00,000वां जन्म, तब तुम जब आओगी और इस पुनर्जन्म की याद होगी कि जायसवाल क्लासेस में तुम पढ़ा करती थी और केवी में जाया करती थी, तो तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा एयरफोर्स में। सही है? तो इफ वी एंड कंज्यूम देम, और उसको कंज्यूम कर लें, देन इट विल नॉट बी, सेंटेंस पूरा करो, और सेंटेंस पूरा करो। Then it will not be remade in just near future. सही है, ये लिखने में ध्यान दे रहा है। Then इसीलिए हफ्ते भर से टॉपर नहीं आया, मानो एक हफ्ता हो, ये सिर्फ उतारने में ही ध्यान दे रहा है, Circle आया ना। इसीलिए ये रोज टॉपर आ रहा है, क्योंकि उतारने में ध्यान दे रहा है। It is formed, then it will not be formed. It will आपके उत्तर क्यों नहीं देता है? फॉर्म इन नियर फ्यूचर, कह रहा हाँ बन जाएगा, अभी सवाल पूछा था क्या 40 साल बन जाएगा, कहेगा हाँ सर वो तो बन ही जाएगा। So such fuels are called Harshit. हाँ दृष्टि, सच फ्यूल्स को क्या कहेंगे? यस, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यू तो हो नहीं पा रहा है। सो सच फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या तुमको अमरतिया ये पता है कि पेट्रोलियम कैसे बना? कर रहा है? क्रूड ऑयल कैसे बना?
सर जब वो डायनासोर्स वगैरह जमीन के नीचे दबते हैं, हाँ, जमीन से लेना देना नहीं, क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ। तुम जमीन में उनको दबाओगे, वो तुमको ही खा जाएंगे। तुम ज्यादा पावरफुल, ठीक है। नाउ जो सी है, सी हैज मैनी डिप्रेशंस। हाउ पेट्रोलियम्स आर फॉर्म, लिखो हाउ petroleums are formed. Sea has many depressions. Large aquatic animals. तुमको मालूम है व्हेल, शार्क कितने बड़े बड़े हैं? इतने बड़े बड़े हैं, 10-10 हाथी के बराबर हैं। ये शार्क हुई या व्हेल हुई, यहाँ छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन शार्क और व्हेल देखो 10-10 हाथी के बराबर है। सो लार्ज एनिमल्स एंड डायनासोर भी बह बह के समुद्र में चले गए, वो भी उसी में गिर गए। जब एस्टेरॉइड टकराएगा तो तुम क्या समझते हो? डायनासोर उछले थे 100 मीटर जाके समुद्र में गिरे। एस्टेरॉइड का टकराना एकदम मजाक बात है, ये रविंद्र हंसी मजाक में ले रहे हैं। लार्ज एनिमल्स इंक्लूडिंग दैट इज डायनासोर्स, ठीक है, गॉट बरीड इन दीज डिप्रेशंस। सर ये एस्टेरॉइड कौन सी ईयर में टकराया? हाँ? कौन सी ईयर में टकराया होगा? 300 मिलियन ईयर्स पहले, 300 into 10 to the power 6 years। वैसे ये बुक 3 साल पहले लिखी गई है, तो इसमें 3 साल और जोड़ दो, सही है। तुम्हें एग्जैक्ट ईयर पता चल जाए। और जनवरी में लिखी गई है और अब ये चल रहा है मई, तो 5 महीने और जोड़। तो इंक्लूडिंग डायनासोर्स गॉट बरीड, कहाँ बरीड हो गए बताओ? इन सी बेड, सही है। गॉट बरीड, भाई जहां गड्ढा होगा वहीं तो सब जाएंगे। इन सी बेड एंड कवर्ड, और किससे कवर्ड हो गए? विथ सॉइल। सॉइल गॉट कन्वर्टेड इनटू रॉक। हाई प्रेशर पड़ेगा तो कैसे बदल जाएगी वो? रॉक, वो चट्टान बन गई। सॉइल गॉट कन्वर्टेड इनटू रॉक। इसे समझो, मान लीजिए कि ये जमीन है और जमीन के अंदर यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर तेल भरा हुआ है, ये तेल भरा हुआ है। हो सकता है रेत भी हो, क्योंकि सऊदी अरब में रेत है, वहां भी निकलता है। तो इतना ही नहीं, क्या तेल में से कुछ गैस भी निकलेगी? तो उसमें जो गैस निकलेगी ये गैस है, और फिर इसके बाद ये मिट्टी है, पत्थर है, ये सब क्या है? और ये जो गैस है इसको मीथेन कहेंगे। कौन सी गैस है? मीथेन एक नेचुरल गैस है। कौन सी गैस है? नेचुरल गैस है। क्या ये धरती के नीचे कंप्रेस्ड है? तो इसका दूसरा नाम क्या हुआ? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का फुल फॉर्म क्या हुआ? शॉर्ट फॉर्म। या सीएनजी से चलते हुए हरे ऑटो तुमने देखे हैं? सीएनजी से बसें चलती हुई देखी हैं? इसको ग्रीन एंड क्लीन। तो अगर तुमने यहाँ पर ड्रिलिंग की तो तुमको क्या मिलेगी? सीएनजी, क्योंकि मीथेन है, मीथेन का फुल फॉर्म ये फार्मूला CH4 होता है। और अगर तुमने यहाँ ड्रिलिंग की तो तुमको क्या मिलेगा? क्रूड ऑयल। तो ये कन्वर्टेड इनटू रॉक। पेट्रोलियम का मीनिंग क्या होता है?
करेक्ट, पेट्रो प्लस ओलियम यानी रॉक प्लस ऑयल, क्योंकि ये रॉक को ड्रिल करके निकाला गया इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, पेट्रोलियम। बोलो बात समझ में आ गई। तो जहां पे पेट्रोलियम होगा या क्रूड ऑयल होगा, पेट्रोलियम का दूसरा नाम क्या है, क्रूड ऑयल। इसकी रिफाइनिंग से क्या क्या मिलता है आपको, Wax, वैक्स, केरोसिन ऑयल, diesel, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी भी मिल जाएगा और साथ में एलपीजी, कोल। और इसके अलावा रोड पे देखा है कि काला काला एस्फाल्ट डाला जाता है रोड पर, एलपीजी कहाँ से हैं? एलपीजी इसी की रिफाइनिंग की जाएगी। बड़े बड़े रिफाइनरीज हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा रिफाइनरी कहाँ पर है, भारत में। भारत सबसे ज़्यादा तेल, कच्चा तेल बाहर से खरीदता है, लेकिन उसको रिफाइन करके दूसरे देशों को बेच देता है। इस तरीके से हमको पेट्रोल फ्री में पड़ जाता है। हम रिफाइनिंग करते हैं, हमारे रिफाइनरी सबसे ज़्यादा है। इवन दूसरी जगह की रिफाइनरियों में भी हमारे ही इंजीनियर हैं। तो भारत मुफ्त में पेट्रोल कैसे पा पाता है, क्योंकि हम लेते हैं कच्चा तेल और रिफाइन करके महंगे दामों पे 5 गुना 10 गुना करके बेचते हैं। वो तो समझ में आ गई बात। नहीं तो इतनी जनसंख्या के लिए पेट्रोल पूरा करना आसान बात है क्या, बिक जाएंगे हम लोग। तो कवर्ड विद रॉक्स इट रिमेन अनडिकम्पोज्ड आरव इट, ये कैसा हुआ बोलो, रिमेन अनडिकम्पोज्ड, ये पूरी तरीके से अनडिकम्पोज्ड है एंड कन्वर्टेड इनटू, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर किसमें कन्वर्ट हो गया, एंड ड्यू टू हीट एंड प्रेशर got converted into crude oil। क्रूड ऑयल का दिव्यांशु अगला नाम क्या है, petroleum, बहुत अच्छा। देखो रविंद्र एक्टिवेट हो गए। जो दिव्यांशु से पूछा जाए वो तुम्हें बताना है, दैट इज पेट्रोलियम, क्योंकि तुम उसके सेक्रेटरी हो। इट इज कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम, सही है। तो इस तरीके से ये पेट्रोलियम हो गया। When crude oil is refined in petroleum refinery, वहाँ देखो पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या होगा, ध्यान से देखना क्योंकि तुम्हारे काम का है, साइंस में भी आएगा। पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये देखो Petroleum refinery. ये पेट्रोलियम रिफाइनरी है। A study देखो, of the 10 most powerful इसमें कच्चा तेल डाला जाएगा। and the last 3 reserve currencies. It took me through the lot. सबसे पहले भारत में असम से निकाला गया। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी रिफाइनरी। कभी तुमने ट्रेन से आते समय ऐसे देखा है, After oil is superheated, it देखा करो, becomes vapor. The vapor is fed into the distillation चिप्स unit. पे जाता रहता। As it rises and cools, the vapor ये turns देखो, back into a liquid. अब ये इसको बॉइल Using किया, 6 सबसे नीचे trays, क्या मिला the बताओ, liquid is easily collected and फिर क्या separated मिला, by weight. डीजल, The lighter and medium weight उसके liquids नीचे क्या require मिला, less processing before they're ready to केरोसिन, be used in डीजल, cars and ऊपर trucks. नफ्था मिला, नफ्था से प्लास्टिक बनेगी, दवा भी बनती Need है, more processing to become और useful. एस्फाल्ट, रेसिड्यू की जरूरत है। इससे सी शिप चलते हैं, रेसिड्यू जो गाढ़ा गाढ़ा होता है, सी शिप का तेल। तो A सब कुछ process इसमें called मिलेगा, cracking is used to maximize the use. ठीक है। अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा तो आइडिया हो गया, साइंस में ये फिर से आएगा तो बताएं। आइडिया हो गया ना रिफाइनरी कैसी होती है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है नफ्था से दिव्यांशु क्या बनता है, बताना नहीं कोई, ये देखना है कि सुन रहा है कि नहीं। दवाई और क्या बनता है, Plastic की सेल. करेक्ट। बस वो लिसनिंग इज लर्निंग, जो सुन नहीं पाया वो सीखेगा क्या, उसका ध्यान है कि कल जो डोसा खाया था वो कैसा है, उसका ध्यान ऐसे सामने देखे जा रहा है और ध्यान डोसे पे। उसमें किशमिश कितनी अच्छी पड़ी, पनीर से मजा आ गई, देख सामने रहा है, ध्यान पनीर। मोमो मम्मी और खिला देती थे ऐसे। ये तो कितनी कॉमन काम की चीज बता रहा हूँ, रोज के काम की, ठीक है। मामा अच्छा मोमो खिलाते, दैट इज
इनटू क्रूड ऑयल। अब यहाँ तक की बात हो गई, कन्वर्टेड इनटू क्रूड ऑयल। अब ये क्रूड ऑयल आफ्टर रिफाइनिंग, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग हुई, गिव्स अस कौन सी 6 चीजें देता है शिवांश? आफ्टर रिफाइनिंग गिव्स अस, बोलो शिवांश क्या क्या देता है, बताया अभी, बोलो। हैवी ऑयल, और हैवी ऑयल से शिप चलता है, डीजल, और बोलो, केरोसिन, और बोलो, मैथेन, रेसिड्यू, नेफ्था, और बोलो, पेट्रोल नहीं बोलोगे, एंड एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। These fuels are made, रविंद्र आपसे क्वेश्चन है, are made in millions of years ago. If these are exhausted, are they made in the recent future? अब सही बोल रहे। अब ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में बने हैं, क्या अगर ये खत्म हो जाए तो क्या 30-40 साल में फिर से बन जाएंगे? तो इसलिए इन्हें क्या कहेंगे रविंद्र? नॉन रिन्यूएबल। So देखो इस चीज को, these resources are made in millions of years of span. These resources are made in millions of years. If we exploit them, उसको एक्सप्लॉइट करें, एंड कंज्यूम देम, एग्जॉस्ट देम, खत्म कर दें, देन these will be not found in near future. These will be not found in near future. Ishti, so these are called, बोलो, सर क्या? हमें क्या पता, आप तो हमसे ही पूछने लग गए। आरव, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। समझ में आ गया रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में कि क्या चीज होती है? चलो, रिसोर्सेज आर, अर्थ इज ए ट्रेजर। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्या अर्थ एक खजाना है? अर्थ इज ट्रेजर, ऐसा तो नहीं समझते और अब कि अर्थ ने गल्फ कंट्रीज को अरबपति बना दिया। वो लोग कुछ नहीं करते, जमीन से तेल निकालते हैं और सोने के कार में घूमते हैं, और कुछ करते हैं इसके अलावा? ठीक है। अब चीता पालते हैं, चीता पालते हुए देखा कि नहीं अरब वाले देश? शरारे वगैरह अभी भी करते हैं। हाँ, वो चीता पालते हैं, वो छोटे मोटे जानवर नहीं पालते हैं। वीडियो देखा है कि नहीं चीता पालते हैं? नहीं, देखो, अरब नेशनल चीता पालते हैं। देखिए, अरेबियन स्पेट टाइगर, ये देखो, ये इनका कुछ नहीं है यार, शेर पाल लिया सब ऐसे। ये देखो, इंडियन चीता पाल लिया। उनके पास पैसा, मार दिया काम। So earth is a treasure. ये क्या क्या कंटेन करती है? It gives us water, air,
ठीक है, पेज नंबर 2 की लास्ट लाइन। और क्या देती है? फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, कोल, पोर्टेबल वाटर तो देती है, और बहुत सारे मिनरल्स एंड ओर्स देती है। क्या मैंने आपको पिछली बार दिखाया था कि कुछ ऐसे और होते हैं जिससे मेटल निकलता है, कॉपर निकलता है, ऐसा देखा था आपने? यस सर। और टिम्बर, लकड़ी भी देती है क्या? टिम्बर, ये सारी चीजें हमें देती है। एंड प्रेशियस स्टोन्स, क्या हीरा भी देती है? यस सर। प्रेशियस स्टोन, ये सब देती है। अब जरा देखो, चलो नेक्स्ट का टाइम हो गया। कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी जिसमें सबसे अच्छा करने वाले को 2 पेन मिलेगा और सेकंड बेस्ट को 1 पेन मिलेगा। पहला, जितना तुम जानते हो सारा लिख देना। हाउ कोल इज फॉर्म। दूसरा, हाउ पेट्रोलियम is formed. What substance we get? After refining petroleum. What points we must keep in mind while using resources? 4 पॉइंट लिखा है, शुरू में लिखा है। What points should we keep in mind? सर थर्ड वाले के अंदर तो ये लिखना है ना, हैवी ऑयल, डीजल। यही सब लिखना है, थर्ड का आंसर यही तो है। सर थर्ड वाले में 6 लिखना ना। ये तो नहीं लिखना है। देखो, आफ्टर रिफाइनिंग गिव्स अस हैवी ऑयल, पेट्रोल एंड एलपीजी। एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को क्या कहते हैं? जो तुम्हारे घर में सिलेंडर आता है वही तो एलपीजी है। Kept in mind while using resources। यही 4 सवाल है। एक और है, फॉसिल एंड फॉसिल फ्यूल। सिर्फ एक एक 2 लाइन में लिख देना। फॉसिल क्या होता है? फॉसिल का मतलब है डेड रिमेन्स ऑफ द रिमोस्ट पास्ट एनिमल विच गॉट बरीड अंडरग्राउंड और सीवेड। जो या तो जमीन में बरीड रह गए, डेड रिमेन्स में प्लांट भी आएंगे, और एनिमल्स प्लांट जमीन में दब जाएंगे तो उनसे कोल बनेगा, और एनिमल सी बेड में दब जाएंगे। सही है। एंड दीज आर रिमेन अनडिकम्पोज एंड नाउ यूज्ड एज फ्यूल। तो इनको क्या कहेंगे? फॉसिल फ्यूल्स।